नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज 14 अप्रैल है और यह 14 अप्रैल भी इतिहास में एक विशेष स्थान अपना रखती है, क्योंकि आज ही के दिन भारत में ऐसी एक महान शख्सियत का जन्म हुआ था जिसने आगे चलकर अपने बुद्धिमत्ता के दम पर अपना नाम इस धरा पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। साथियों, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वह व्यक्ति एक कुशल विधिवेता यानी कानून का ज्ञाता था। वो एक अर्थशास्त्री था, वो राजनीतिज्ञ था, वो व्यक्ति सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाने वाला व्यक्ति था, जिसने हमेशा श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी, जिसको हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, जिसको हम भारत गणतंत्र के निर्माताओं में से एक मानते हैं। और भी खूब सारी विशेषताएं, खूब सारे नाम हम उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। शब्द जो हैं वो कम पड़ रहे हैं उनके लिए। हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। तो साथियों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। अब इनका जो परिवार था, मूल रूप से ये रत्नागिरी जिला है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के ये मूल निवासी थे। ये कोंकण क्षेत्र में आता है, मध्य महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। तो इनके जो पिताजी थे रामजी मालोजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल, तो ये उस समय जो ब्रिटिश भारत था, तो ब्रिटिश सेना में ये सूबेदार के पद पर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसमें ये सूबेदार के पद पर तैनात थे। और इनकी जो तैनाती थी वो मध्य प्रदेश के, उस समय तत्कालीन जो था, इस क्षेत्र को हम कहते थे मध्य भारत प्रांत, वर्तमान में हम इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। तो मध्य भारत प्रांत की जो मऊ सैन्य छावनी थी, वहाँ इनके पिताजी की पोस्टिंग थी रामजी मालोजी सकपाल की। और वहीं मऊ में ही भीमाबाई की कोख से भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश का जो मऊ नामक स्थान है, तो वहाँ पर इनका जन्म होता है। पिताजी रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई के आंगन में। अब वहाँ जन्म होने के कुछ समय बाद उनके पिताजी जो है वहाँ से चलकर आते हैं सतारा, महाराष्ट्र का एक स्थान है सतारा। तो सतारा में ये आते हैं। बचपन में भीमराव को भीमा, बीवा, भीम, भीमराव, कई नामों से इनको जाना जाता है। अब सतारा में आकर इनका जो है प्रारंभिक शिक्षा यहाँ शुरू होती है और इनको यहाँ जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहाँ पर इनको दाखिला कराया जाता है। अब उस समय जो इनका गांव का नाम था, मूल जो गांव था उसका नाम था आंबडवे। तो आंबडवे गांव के ये मूल निवासी थे। तो जब इन्होंने अपना स्कूल में एडमिशन दिलवाया था, 7 नवंबर सन 1900 को पहली बार ये स्कूल में एडमिशन लेते हैं। सतारा की जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहाँ पर ये अंग्रेजी की पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं। और एडमिशन लेने के समय इनका जो नाम वहाँ पर रखा जाता है, बीवा रामजी आंबडवेकर। अब जो इनका गांव था आंबडवे, तो उसी गांव के नाम पर इनका जो सरनेम है वो रखा जाता है आंबडवेकर। तो भीमा रामजी आंबडवेकर, इस नाम को वहाँ स्कूल में लिखवाया जाता है। अब चूँकि कोंकण क्षेत्र में ये प्रथा है कि वहाँ पर गांव के नाम को अपने सरनेम के रूप में यूज़ किया जाता है। अब चूँकि इनका जो जन्म है वो महार जाति के परिवार में हुआ था और इस जाति को उस समय जो है एक सामाजिक भेदभाव की दृष्टि से इस जाति को देखा जाता था।
तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा का जो समय था वो काफ़ी विकट था। इनको काफ़ी सामाजिक भेदभाव का जो है उस समय इनको सामना करना पड़ा था। तो तमाम जो कठिन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को एक तरफ पछाड़ते हुए इन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। अब उसी विद्यालय में एक ब्राह्मण शिक्षक थे, नाम था उनका कृष्णा महादेव अंबेडकर। तो भीमराव जो थे उस समय, जो बालक भीमराव थे, वो कृष्णा महादेव अंबेडकर के एक प्रचलित या कह सकते हैं हम परम स्नेही शिष्य थे। तो उन्हीं गुरुजी ने, कृष्णा महादेव अंबेडकर ने, जो भीमराव का जो सरनेम था आम्बेडवेकर, उसको वहाँ से हटवा दिया और उसके बाद उन्होंने अपना जो सरनेम था अंबेडकर, ये भीमराव के नाम के पीछे लगवा दिया। तो उसके बाद से जो है इनका सरनेम अंबेडकर के नाम से प्रचलित हुआ, भीमराव अंबेडकर के नाम से। अब 17 में इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई और पूर्ण होने के बाद इनका जो परिवार है वो मुंबई शिफ्ट हो गया। और मुंबई शिफ्ट होने के बाद इनकी जो आगे की शिक्षा थी वो मुंबई में शुरू होती है। अब मुंबई आने के बाद 1906 में, अप्रैल 1906 में भीमराव की शादी हो जाती है। उस समय ये 15 साल के थे और उस समय ये 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। चूँकि उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, तो 5वीं क्लास में पढ़ते समय इनकी जो शादी है वो रमाबाई से करवा दी जाती है। और रमाबाई जो है उस समय 9 साल की थी। तो बाल विवाह के रूप में इनकी शादी होती है 1906 में रमाबाई के साथ, जब ये 5वीं क्लास के विद्यार्थी थे। भीमराव अंबेडकर के कुल 5 संतानें हुई थी और 5 में से केवल एक संतान ही जीवित बची थी, जिसको हम यशवंत अंबेडकर के नाम से जानते हैं। तो 5 संतानों में 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी। तो उन 5 जो इनके संतानें थी, उन 5 में से केवल एक ही संतान जो है वो आगे बच पाई थी, यशवंत अंबेडकर। उन्हीं के जो वंशज हैं अभी चल रहे हैं। हम उनके आगे की शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा कहाँ से उन्होंने प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका जो जीवन वो कैसा रहा था, कौन कौन सी उपलब्धियाँ उन्होंने प्राप्त की थी, इसकी हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत आज करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक शिक्षा की, तो जैसा कि हमने बताया कि 7 नवंबर सन 1900 को इनका पहली बार स्कूल में दाखिला होता है। सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में जब ये अंग्रेजी की पहली क्लास में प्रवेश लेते हैं, यहीं पर इनके शैक्षणिक जीवन का शुभारंभ होता है। अब साथियों, 7 नवंबर को इन्होंने पहली बार स्कूल में दाखिला लिया था। तो इनके सम्मान में आज भी महाराष्ट्र में 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक प्रारंभिक उपलब्धि इनके लिए थी कि इन्होंने जब पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया था 7 नवंबर 1900 को, तो उसी 7 नवंबर को आज भी महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब उस स्कूल में जो उनकी उपस्थिति पंजिका थी, उस उपस्थिति पंजिका में इनका नाम अंकित है भीवा रामजी अंबेडकर के रूप में। और ये नाम 1914वें क्रम पर उस उपस्थिति पंजिका में जो है इनका नाम अभी भी वहाँ मौजूद है। अब जब इन्होंने यहाँ से 4थी क्लास पास की थी, तो 4थी क्लास जब इन्होंने वहाँ से अंग्रेजी मीडियम से पास कर ली थी, तो 4थी पास करने की खुशी में इनका जो समाज था, उस समाज ने, इन लोगों ने इस सफलता को एक सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया था। क्योंकि ऐसा जो है उस समय उनके समाज में जो है पढ़ाई का स्तर इतना नहीं था। तो 4थी क्लास की जो सफलता थी उसको भी एक सेलिब्रेशन, एक सार्वजनिक समारोह के रूप में जो है इसको मनाया गया था। अब उसी समारोह में उनके एक पारिवारिक मित्र थे, एक लेखक थे कैलुस्कर। तो कैलुस्कर ने यहाँ पर भीमराव अंबेडकर को अपने ही द्वारा रचित एक किताब दी थी इन्होंने, बुद्ध की जीवनी। तो जब ये किताब उन्होंने दी
तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर उस किताब को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पहली बार वो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं और उनकी शिक्षा से प्रभावित होते हैं। क्योंकि बहुत जनों को यह पता नहीं होगा कि आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो कैलुस्कर जो उनके पारिवारिक मित्र थे, लेखक थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी द्वारा रचित बुद्ध की जीवनी नामक जो पुस्तक है वो ये भेंट करते हैं। और भेंट करने के बाद जब भीमराव इनको पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में वो प्रभावित होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद इनका जो परिवार है वो परिवार मुंबई शिफ्ट हो जाता है। मुंबई पहुंचने के बाद ये वहाँ पर एल्फिस्टोन रोड पर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल थी, वहाँ पर ये एडमिशन लेते हैं। और एडमिशन लेने के बाद 1907 में वो वहाँ से मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। और साथियों, मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ये एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, जहाँ पर ये 1912 में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में जो है बैचलर डिग्री ये प्राप्त करते हैं। अब ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले भी जो हैं ये अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। मतलब एक स्नातक की जो उपाधि यानी बैचलर डिग्री प्राप्त करने वाले भी ये अपने समाज के पहले व्यक्ति थे। अब 2012 में जब उनका स्नातक की डिग्री पूर्ण हो गई, तब ये बड़ौदा जो राज्य था, तो बड़ौदा राज्य की सरकार जो थी उनके साथ ये वहाँ पर अब काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब 1913 में इनके पिताजी की मृत्यु होती है और 1913 में ही भीमराव अंबेडकर 22 साल की उम्र में अब संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाते हैं, जहाँ पर वो कोलंबिया विश्वविद्यालय है वहाँ पर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब उस समय जो बड़ौदा के गायकवाड़ शासक थे सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, तो उनके द्वारा एक योजना के तहत भीमराव अंबेडकर को प्रति माह छात्रवृत्ति मिल रही थी और इसी छात्रवृत्ति के दम पर उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से जो है अपनी स्नातकोत्तर की जो डिग्री है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया। उस समय उनको 11.5 रुपये प्रति माह जो है छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही थी। अब वहाँ पढ़ाई करने के बाद 1916 में ये वहाँ से लंदन जाते हैं और लंदन जाने के बाद वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, लेकिन चूँकि उस समय तक उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो चुकी होती है, तो 1917 में ये पुनः भारत लौट आते हैं। अब भारत लौटने के बाद यहाँ पर वो बड़ौदा राज्य में सेना सचिव के रूप में कार्य करते हैं। सेना सचिव के रूप में कार्य करते रहते हैं, लेकिन सामाजिक भेदभाव के कारण वो ये नौकरी छोड़ देते हैं। अब नौकरी छोड़ने के बाद ये निजी ट्यूटर के रूप में काम करते हैं, साथ ही साथ ये लेखाकार के रूप में कार्य करते हैं। ये अपना स्वयं का एक परामर्श जो सलाहकार है, परामर्श के रूप में भी ये कार्य करते हैं, लेकिन चूँकि सामाजिक भेदभाव काफ़ी चरम पे था, तो ये अपने इन कामों में भी सफल नहीं हो पाते हैं। अब 1920 में कोल्हापुर के एक साहू महाराज थे, तो साहू महाराज साथ ही साथ इनके जो मित्र थे वो और इनकी जो स्वयं की कुछ बचत राशि थी, तो इन सब के दम पर एक बार वो पुणे लंदन पहुंचते हैं। लंदन पहुंचते हैं तो वहाँ पर अब ये 1921 में एमएससी की डिग्री प्राप्त करते हैं। 1922 में बैरिस्टर एट लॉज की डिग्री ये प्राप्त करते हैं। 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करते हैं। अब साथ ही साथ वहाँ इनके खूब सारे जो हैं पत्र पत्रिकाएं और शोध कार्य जो हैं इनके प्रकाशित होते हैं। अब इसके बाद ही उनको 2 डिग्री और मिलती है डॉक्टरेट की, जिसमें 1952 में उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय से एलएलडी की डिग्री प्राप्त होती है और 1953 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से उनको डी.लिट की उपाधियाँ प्रदान की जाती है। तो इन्होंने अपने जीवन काल में खूब सारे अलग अलग विश्वविद्यालय से जो है स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधियाँ इन्होंने प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब अंबेडकर साहब भारत में आए थे,
तब वो यहाँ पर छुआछूत के विरुद्ध एक लंबे संघर्ष में शामिल रहे थे। उस समय भारतीय समाज में छुआछूत एक बीमारी के रूप में, बीमारी की तरह घर कर चुका था। तो अम्बेडकर ने, बाबा साहेब ने इस छुआछूत के विरुद्ध एक बहुत ही लंबी जंग का ऐलान कर दिया। चाहे हम बात कर रहे हैं महाड़ सत्याग्रह की, चाहे हम कालाराम मंदिर सत्याग्रह की बात करते हैं, अम्बेडकर जी कहते थे कि छुआछूत जो है वो गुलामी से भी बदतर है। अब चूंकि उनको जो छात्रवृत्ति मिली थी बड़ौदा रियासत के द्वारा, बड़ौदा रियासत के वो ऋणी थे, तो वो उस बड़ौदा रियासत की जो है सेवा करने के लिए भी बाध्य थे। तो उनको महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया। लेकिन वहाँ पर जो जातिगत भेदभाव थे, तो उसके कारण उन्होंने कुछ समय बाद ही अपनी नौकरी छोड़ दी। इसका उन्होंने जिक्र भी किया है अपनी आत्मकथा में। आत्मकथा का नाम था उनका वेटिंग फॉर अ वीज़ा। तो इस उनकी आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। अब उन्होंने अपने बढ़ते हुए परिवार के, जब वो नौकरी छोड़ दी, तो नौकरी छोड़ने के बाद फिर से उन्होंने जो अपना परिवार था, उस परिवार को पालने के लिए फिर से एक निजी शिक्षक के रूप में कार्य किया। हम पहले बात कर चुके हैं। उन्होंने परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। लेकिन जब उनके ग्राहकों को मालूम चला कि ये अछूत हैं, तो फिर से उनके ये काम बंद हो गए। फिर मुंबई का जो एक कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज था, वहाँ पर उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। हालांकि वहाँ पर छात्रों के साथ उनका इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो दूसरे वहाँ के प्रोफेसर लोग थे, तो उन प्रोफेसर लोगों ने भी वहाँ एक बार फिर से उनके साथ छुआछूत जो है, जो अछूत का एक बार फिर से जो है वहाँ पे उनको सामना करना पड़ा। वो जो प्रोफेसर लोग थे, वो उनके साथ खाने पीने के जो बर्तन थे उनको साझा करने का लगातार विरोध करते थे। तो कई मामलों में अब उन्होंने एक बार जो महाड़ सत्याग्रह था, महाड़ सत्याग्रह जिसको हम चौदार तालाब सत्याग्रह या महाड़ का मुक्ति संग्राम भी कहते हैं, तो ये जो सत्याग्रह था ये भी छुआछूत के खिलाफ था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र का जो रायगढ़ ज़िला है, रायगढ़ ज़िले में एक स्थान है महाड़। तो महाड़ नामक स्थान पर दलित लोगों को सार्वजनिक जो तालाब था, चौदार तालाब, तो वहाँ पानी पीने और इसके इस्तेमाल करने का जो है वो उस समय बंदिशें थी। तो इन्होंने उस तालाब के पानी का उपयोग करने के लिए जो दलित लोग थे उनको यह हक दिलाने के लिए यह महाड़ का सत्याग्रह किया था। और ध्यान रखें कि जो 20 मार्च है, इस 20 मार्च को सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब ये महाड़ सत्याग्रह जो हुआ था, इसमें हजारों की संख्या में दलित लोग और स्वर्ण लोग भी सम्मिलित हुए थे। वो सब लोग महाड़ के उस चौदार तालाब पर पहुंचे थे और अम्बेडकर ने अपने दोनों हाथों से उस तालाब से पानी पिया। और फिर जो वहाँ के हजारों उनके सत्याग्रही थे, उन्होंने भी इसका अनुकरण किया। तो ये बाबा साहब का पहला जो है वो सत्याग्रह था, जिसको हम महाड़ का सत्याग्रह या चौदार तालाब सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए भी एक सत्याग्रह किया था, जिसको हम कालाराम मंदिर सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो 2 मार्च 1930 को बाबा साहब द्वारा चलाया गया था। अब 2 मार्च 1930 को बाबा साहब ने अछूतों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, उसको हम कालाराम मंदिर सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। नासिक का कालाराम मंदिर, जहाँ पे ये सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि उस समय तक भारत में जो हिंदुओं की ऊंची जातियाँ थी, उनको मंदिर में प्रवेश का अधिकार था, लेकिन हिंदू दलितों को यह अधिकार उस समय प्राप्त नहीं था। तो यहाँ पर एक बार फिर से बाबा साहेब ने छुआछूत के खिलाफ इस कालाराम मंदिर में सत्याग्रह किया था। अब जो सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पर बड़ी मात्रा में दलित लोग शामिल हुए, जिसमें स्वयं जो बाबा साहेब है, महाड़ समुदाय, वहाँ के लोग, अन्य लोग, चमार लोग भी उसमें शामिल हुए थे, महिलाएं और खूब सारे बूढ़े व्यक्ति भी उसमें शामिल हुए थे उस सत्याग्रह में। अब यह सत्याग्रह काफ़ी लंबा चला था, लगभग 6 साल तक
यह सत्याग्रह चला था। बाबा साहब से पूछा गया था कि यह सत्याग्रह उन्होंने क्यों किया, तो उनका जवाब था यहाँ पर कि यदि ईश्वर सबके हैं तो फिर मंदिरों में कुछ ही लोगों को प्रवेश क्यों दिया जाता है। अब यहाँ पर उनके समर्थन में खूब सारे प्रमुख जो उस समय के व्यक्ति थे उन्होंने भी उनका साथ दिया था। तो ये जो हुआ था सत्याग्रह, तो यह सत्याग्रह कालाराम मंदिर सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो छुआछूत के खिलाफ था। महार सम्मेलन के अंतर्गत ही उन्होंने एक और जो है बड़ा काम किया था, मनु स्मृति, जो एक प्राचीन हिंदू पाठ है। अब उस मनु स्मृति में कई पद ऐसे थे जिसमें खुलकर जातिगत भेदभाव और जातिवाद का समर्थन हुआ था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मनु स्मृति को, जो उसके कुछ ऐसे पद थे, कुछ ऐसे पेज थे, तो उनको सार्वजनिक रूप से उसकी उन्होंने निंदा की थी और औपचारिक रूप से उन्होंने इस प्राचीन पाठ की प्रतियां भी जलाई थी। तो ये घटना 25 दिसंबर 1927 को हुई थी, जहां उन्होंने अपने कई हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में इस मनु स्मृति की प्रतियों को जलाया था। तो इस मनु स्मृति को जलाने की जो स्मृति है, उस स्मृति में आज भी जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो हिंदू दलित लोग हैं, ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनु स्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में 1 जनवरी 1828 को जो एक प्रसिद्ध कोरेगांव की लड़ाई हुई थी, तो उस कोरेगांव की लड़ाई में जो भारतीय महार सैनिक जो उस समय शहीद हुए थे, तो उन शहीदों के महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर साहब जो है वो 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक में जहाँ पर एक समारोह आयोजित किया जाता है, यहाँ पर महार समुदाय से संबंधित जो सैनिक थे उनके नाम का संगमरमर का एक शिलालेख भी खुदवाया जाता है। और यह जो कोरेगांव था, इसको दलित स्वाभिमान का प्रतीक भी बनाया गया। अपने कई आंदोलन और सत्याग्रह के दम पर अंबेडकर जो है अब तक अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की थी। भीमराव अंबेडकर साहब दोनों ही गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में पहला हुआ था, 8 अगस्त 1930 लंदन में जो हुआ था, तो उन्होंने उसमें अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उनके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में था। फिर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, तो 1932 में जब ब्रिटिश लोगों ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति को व्यक्त किया और अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की। साथ ही साथ कम्युनल अवार्ड की भी घोषणा की गई। अब जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, तो उस घोषणा के समय महात्मा गांधी पूना की यरवदा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही महात्मा गांधी जो है वो इसके खिलाफ हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, इसको बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने मरण व्रत की घोषणा कर दी। अब ये घोषणा जब हुई तो देश भर में जो है वो अंबेडकर के खिलाफ उस समय जो है एक व्यापक आंदोलन छिड़ गया। पूरा हिंदू समाज अंबेडकर का विरोधी बन गया। तो जब पूरे देश में अंबेडकर का विरोध हुआ, तो विरोध के समय देश में इस दबाव को देखकर, जो दबाव बढ़ रहा था, उस दबाव को बढ़ता देखकर अंबेडकर साहब जो हैं वो 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में जाते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ और यह समझौता आगे चलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में अंबेडकर साहब ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले प्रथम निर्वाचन के अधिकार की घोषणा को छोड़ने की घोषणा कर दी। खूब सारी चर्चाएं वहाँ होती है। अब अंबेडकर साहब जो है वो राजनीति में भी अपना जो है उनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा था। तो 1926 में उनका राजनीतिक कैरियर शुरू होता है और 1926 से 1956 तक वो राजनीति के विभिन्न पदों पे वो रहे थे।
1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से वहाँ पर लिया था और अक्सर वो आर्थिक मामलों पर भाषण देते थे। उसके बाद 1936 तक वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। 1935 में अंबेडकर साहब को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इन्होंने वहाँ पर 2 साल तक कार्य किया। साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय का जो रामजस कॉलेज था, उस रामजस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के वो अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने काम करते हुए वो एक बार पुनः मुंबई लौटते हैं और मुंबई लौटने के बाद अपना एक स्वयं का मकान बनाते हैं जिसको राजगृह कहा जाता है। अब जो ये 3 मंजिला राजगृह था, यहाँ पर लगभग 50,000 किताबों का एक कलेक्शन था और ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। तो 50,000 पुस्तकों का जो कलेक्शन उनके घर में था, तो ये एक लाइब्रेरी की तरह, और ये उस समय का सबसे बड़ा एक निजी पुस्तकालय जो था। अब इसी दौरान जो है 1935 में उनकी जो पत्नी थी रमाबाई, तो रमाबाई की मृत्यु भी हो जाती है। रमाबाई जो है वो मृत्यु से पहले एक तीर्थ स्थान है पंढरपुर, हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो पंढरपुर जाने की इच्छा व्यक्त करती हैं, लेकिन अंबेडकर साहब वहाँ उनको जाने से मना कर देते हैं। 1936 में अंबेडकर साहब एक स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं। अंबेडकर साहब को बॉम्बे विधान परिषद के बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वो 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने इस दौरान बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने कई सारी अपनी पुस्तकों का जो है संपादन किया था। उन्होंने कई सारे पत्र पत्रिकाएं निकाली थी। खूब सारे जो है उन्होंने शोध पत्र भी अलग अलग भाषाओं में, क्योंकि वो लगभग 11 भाषाओं के ज्ञाता थे, तो महात्मा गांधी पर उन्होंने गुजराती भाषा के जो पत्र थे, उन पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन, अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। तो इस तरह से उन्होंने जो है कई सारी जाति प्रथा के विनाश के लिए उन्होंने शोध पत्र कहाँ पर, ये उन्होंने अपना न्यूयॉर्क में जो है वो प्रस्तुत किया था। साथ ही साथ अंबेडकर साहब ने भारत की लड़ाई की आज़ादी में, भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें भी उन्होंने सक्रिय रूप से जो है वो भाग लिया था। पाकिस्तान की मांग कर रहे थे उस समय मुस्लिम लीग के लोग, तो लाहौर रेजोल्यूशन जो 1940 में था, उसके बाद अंबेडकर साहब ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने पाकिस्तान की अवधारणा जो थी उसका विश्लेषण भी किया था। तो इस तरह से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर भी, एक लंबे समय तक राजनीतिक कैरियर उन्होंने चलाया था। अंबेडकर साहब 2 बार भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन था राज्यसभा, उसमें महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य भी रहे थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 1952 से 1956 के बीच भी रहा था। उनका दूसरा कार्यकाल 1956 से 1962 तक किया जाना था, लेकिन बदकिस्मती से उस कार्यकाल के दौरान 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। तो इस कारण वो जो है दूसरा कार्यकाल अपना पूर्ण नहीं कर पाए थे। अब इधर 10-12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब जो अम्बेडकर थे, इन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू समाज को सुधारने, समता और सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन स्वर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। तो इससे उनको गहरी जो है वो चोट लगी। उनको हमेशा निंदित कहा गया, हिंदू धर्म का विनाशक उनको कहा गया। तो यहाँ पर अब 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट एक स्थान है येवला, तो येवला में एक सम्मेलन हुआ था जहाँ पर अंबेडकर साहब ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी कहा था कि वो हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना ले। इन्होंने इस बात को कई सारी जो सभाएं थी उन सभाओं में भी इस बात को दोहराया था। आखिरकार 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर साहब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो श्रीलंका भी गए थे। पुणे के निकट एक बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने घोषणा की कि वो बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं
और जैसे ही ये समाप्त होगी तो वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। फिर वो म्यांमार का दौरा करते हैं, रंगून में तीसरे बौद्ध विश्व फेलोशिप सम्मेलन में भाग लेते हैं। 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी उन्होंने की और उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंतिम ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म 1956 में पूरा किया। और हालांकि ये 1956 में उनकी मृत्यु के पश्चात 1957 में जो है प्रकाशित हुआ था। अब 1956 में यानी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद को और अपने समर्थकों को एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया। अब यहाँ उन्होंने दूसरी शादी तब तक कर ली थी, डॉक्टर सविता जो थी वो उनकी दूसरी पत्नी थी। तो यहाँ वो अपनी पत्नी डॉक्टर सविता और अपने जो कुछ सहयोगी थे उनको भिक्षु महास्थविर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को वहाँ ग्रहण किया। तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। फिर वो अपने लगभग 5 लाख जो अनुयायी थे उनको त्रिरत्न, पंचशील और 22 जो प्रतिज्ञाएं देते हुए नव्यान बौद्ध धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। तो ये शुरू से जो कबीर पंथी थे, उनका परिवार जो कबीर पंथी था, बाद में अंबेडकर साहब जो हैं वो अपना धर्म परिवर्तित करते हुए ये बौद्ध धर्म में शामिल हो जाते हैं। अब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 में आज़ादी के बाद जब कांग्रेस नेतृत्व की जो सरकार अस्तित्व में आई थी तो अंबेडकर साहब को उस समय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा देने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि ये विधि यानी लॉ के बड़े ज्ञाता थे। तो इनको कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा देने के लिए आमंत्रित किया गया। इन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया। तो 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर साहब को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इस कार्य में जो अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी यहाँ उनके बड़ा काम आया था। चूँकि अंबेडकर साहब एक बड़े बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने भारत के उस संविधान का निर्माण किया था। तो अंबेडकर साहब को भारत के संविधान के पिता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। चूँकि अंबेडकर साहब एक बड़े अर्थशास्त्री भी थे, विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले वो पहले भारतीय भी थे। तो उन्हीं के जो विचार थे, उन विचारों के आधार पर ही हिल्टन यंग कमीशन ने भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना भी की थी। उन्होंने अपनी पहली पत्नी रमाबाई के निधन के बाद 1935 में जब उनकी पहली पत्नी रमाबाई का निधन हुआ था, तो निधन होने के बाद उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर जो है डॉक्टर शारदा कबीर, जो बाद में डॉक्टर शारदा अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, तो शारदा कबीर से शादी जब उनसे हो गई तो शारदा कबीर से उनका नाम बदलकर सविता अंबेडकर रख दिया गया था। और सविता अंबेडकर जो है, जिनको हम माई या माई साहेब के नाम से पुकारते थे, 2003 में दिल्ली के महरौली में उनका 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। अब 1948 में अंबेडकर साहब जो हैं वो मधुमेह की बीमारी से पीड़ित हो गए थे। तो 1954 तक वो इस बीमारी से काफ़ी बीमार रहते गए और इसके कारण उनकी जो है वो दृष्टि यानी आंखें भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अब उन्होंने 1956 में दिल्ली में ही अंबेडकर साहब का 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में घर में ही नींद में ही जो है उनकी महापरिनिर्वाण हो जाता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर साहब का निधन होता है। उस समय वो लगभग 65 वर्ष के थे। अब उनके निधन के बाद उनका जो पार्थिव देह है
उसको दिल्ली से मुंबई लाया जाता है। मुंबई में जो उनका घर था राजगृह, वहाँ लाया जाता है। और 7 दिसंबर को, यानी 6 दिसंबर की मृत्यु हुई थी, उसके अगले दिन यानी 7 दिसंबर को मुंबई में ही जो दादर समुद्र चौपाटी है, उस तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार उनका किया जाता है। उस अंतिम संस्कार में लाखों समर्थक, कार्यकर्ता, प्रशंसक वहाँ भाग लेते हैं। और उनके अंतिम संस्कार के समय पार्थिव देह को साक्षी रखकर उनके लगभग 10 लाख से अधिक जो अनुयायी थे, उन्होंने बदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और चूँकि वो स्वयं बौद्ध धर्म को अपना चुके थे, इसलिए उनके जो अनुयायी है उन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा बाद में ले ली थी। जब बौद्ध धर्म अपनाया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तो उनके बाद उनकी पत्नी शारदा कबीर, जो सविता अम्बेडकर के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुई थी, तो उन्होंने बाबा साहेब के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो दूसरे पर्सन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब उनके जो हैं पुत्र यशवंत अम्बेडकर, और वर्तमान में जो है उनके पौत्र प्रकाश अम्बेडकर, जो बहुजन महासंघ का जो है नेतृत्व करते हैं। और उनके पुत्र जो हैं प्रकाश अम्बेडकर वर्तमान में भारतीय संसद में दोनों सदनों में भी रह चुके हैं। अब अम्बेडकर साहब के नाम पे जो है भारत में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके नाम हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई सारी पुस्तकों की रचना की। उन्होंने कई सारी अपनी जो है वो पत्र पत्रिकाएं जो है, शोध, उनको भी उन्होंने जारी किए थे। तो एक महान शख्सियत के रूप में हम अम्बेडकर साहब को हमेशा याद रखते हैं। उनको हम अर्थशास्त्री, उनको हम लेखक के रूप में, उनको हम एक समाज सुधारक के रूप में, उनको हम जो है एक विधि लॉ कानून के ज्ञाता के रूप में, भारत के पहले न्याय मंत्री के रूप में, न जाने कितने किसानों के हित के लिए, दलितों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए किस तरह से उन्होंने कार्य किया, और इस कारण उनको महामानव का दर्जा भी दिया जाता है। तो आज 14 अप्रैल 2021 को के जन्म दिवस पर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो एक बार पुनः आप सभी को बाबा साहेब के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे अन्य मित्रों तक अवश्य शेयर करें, और बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को जो हमने यहाँ प्रयास किया है आपसे साझा करने का, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा यह प्रयास जो है वो आज एक बार फिर से सफल हुआ है। तो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती समारोह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।